All right, hi everyone. Good afternoon. Can you guys hear me and see the screen? All right, so वैसे तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि केवीपीवाई में फिजिकल केमिस्ट्री के काफी सारे चैप्टर्स हैं, उनका डिस्कशन हमारा हो चुका है, स्पेशली थोड़ा बहुत जो इनऑर्गेनिक के थे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड केमिकल बॉन्डिंग प्राइमरीली. Organic is something which is there that was continuing, and in fact I have informed the concerned team to make sure that the next week onwards your organic के sessions resume. ठीक है. अभी अपन लोग केवीपीवाई से रिलेटेड जो हमारे फिजिकल के चैप्टर्स हैं उनके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं. एज अ रिकैप ऑफ कॉन्सेप्ट्स भी होता जाएगा. उसके अलावा अगर आप लोगों के कुछ स्पेसिफिक डाउट्स हैं, एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव pent up, any conceptual doubts, so you can bring them, we can discuss them with the class. ठीक है. All right, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो. हाँ हाँ, डाउट्स के पिक्स भी भेज सकते हो. यू कैन सेंड देम ऑन व्हाट्सएप एज वेल. ऑलराइट, क्या आ रहा है पहले क्वेश्चन का आंसर? A. ऑलराइट, किस तरीके से निकाला अपन ने? लाइक C+O2 गिविंग CO2, इसका दिया हुआ है -393.3. S+O2 गिविंग SO2, इसका दिया हुआ है -293.7. राइट. CS2 plus O2 giving CO2 plus SO2. ठीक है. या SO3 होना चाहिए, आई थिंक. कंप्लीट कंबशन वाली बात हो रही है ना यहाँ पर. तो ये 5/2 O2, ये -110
8.76 ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। आप जब CS2 को कंबस्ट करोगे तो CS2 का कंबशन should give you CO2 and SO3, ठीक है। Although I am a little skeptical whether to write SO2 या SO3, but because combustion में we typically take that data which is like highest, like complete combustion का data, so this is what is tempting me to write it SO3 only. और जो पूछा है आपसे वो पूछा है C plus S giving CS2, इसका कितना रहेगा? तो if I call this 1 2 3 and 4, तो can you see now heat of formation ऐसा ही होता है ना, 1 mole of the compound formed from its constituent elements in their most stable naturally occurring form. Yes, sir. तो अब 4 is equal to 1 plus 2, ठीक है। ये S plus O2 एक्चुअली, सॉरी, S plus O2, ये 3/2 गिविंग SO3, हाँ माय बैड, सॉरी मैंने वो, तो 1 plus 2 minus 3, this should yield you your answer. तो minus 393.3 minus 293.7 plus 1109.76, तो ये अराउंड आई थिंक कौन सा ऑप्शन आ रहा है, माइनस माइनस और फिर इसका प्लस, अच्छा नहीं सॉरी, यहाँ पे 2 सल्फर चाहिए ना, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 times 293 एक्चुअली, तो ये 400 और ये 400, 800। सर मेरे को भी यही आया था, ऑप्शन ए का पॉजिटिव आ रहा है, लाइक -128 की जगह +128। यस सर। प्लस 128 आ रहा है। हाँ सर, मैंने तो SO2 से किया। नहीं SO2 नहीं, SO3 मतलब लाइक ऐसे अपन कार्बन So, प्लस but- ऑक्सीजन का कंबशन भी ऐसे लिखते हैं ना, कार्बन तो प्लस यहाँ पे O2 तो सेम ही हो जाएगा। गिविंग CO इज इनकरेक्ट नो, हाँ फाइनल प्रोडक्ट लिखना होता है। Anyways, it won't matter, ना sir. ऐसा मैटर नहीं करता, फाइनल इक्वेशन ही मेन है। हाँ मतलब वो अगर आप यहाँ पे भी SO2 लिख दो और यहाँ पे भी SO2 लिख दो, यस सर, तो फिर वो मैटर करना। हाँ सर, तो फिर आंसर अलग आ जाएगा ना। सर यही आएगा ना, क्योंकि सर वैल्यू यही तो आ 2 सल्फर एंड, हाँ एक्चुअली यही आ जाएगा दोनों हाँ जगह सर अगर आपने। सेम। So वो बैलेंसिंग का the coefficients are different but final answer तो same। ठीक है, बट विद अ पॉजिटिव साइन आ रहा है ये तो। हाँ सर, दिस इज कमिंग आउट टू बी अराउंड प्लस 129 किलोजूल, ठीक है। ये यहाँ पर प्लस ही लिख लेते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन बता दो। ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, आपको पता है कि नहीं पता है? H2C2 सर। यही कैच है क्वेश्चन का, आई थिंक। उसके अलावा तो काफी कुछ लाइक सिंपल ही है। अगर आपको ऑक्सैलिक एसिड नहीं पता है तो फिर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे।
बट अगर आपको ऑक्सैलिक एसिड पता है तो आप कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट ऑफ H2C2O4 कैन बी रिटन एज इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। एसिड बेस के लिए आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। यू कैन अप्लाई इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट ऑन द एसिड बेस एज वेल। यहाँ पर n फैक्टर जो रहेगा H2C2O4 का वो 2 रहता है, एंड मास डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट 126 नहीं, 126 नहीं, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 64 प्लस 24 प्लस 2 90, राइट। एंड इस तरफ यू विल हैव 0.1 into 1 नॉर्मल, ठीक है। 1 नॉर्मल बोला हुआ ना ऑफ नॉर्मल NaOH। नॉर्मल NaOH मतलब 1 नॉर्मलिटी दी हुई है, तो इससे मास कितना आ रहा है आपका, समझ में आया? हाँ सर। बट ये तो किसी से मैच ही नहीं कर रहा। अरे यार ये तो बुकलेटिक क्वेश्चन के सोर्स ही खराब है इसके। अभी मैच करेगा, ठीक है। So we need to take that water of distillate. नहीं, इनको देना चाहिए था, मतलब अदरवाइज ऑक्सैलिक एसिड तो मैं सिर्फ H2C2O4 ही मानूंगा ना। They should have mentioned, either they should have written crystallized oxalic acid. That should have been the language of the question. But ठीक है, अब मेरे पास like 4.5 तो ऑप्शन मैच नहीं करा, तो फिर मुझे स्ट्राइक करा कि हाँ देन ये मे बी क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म के बारे में बात कर रहे होंगे। सब पता तो होना चाहिए सब पर। H2C2O4.2H2 का crystallized form, हाँ मतलब this is something, see these are pieces of knowledge which you will pick up, you know, जब आप inorganic में और या फिर ऑर्गेनिक में और क्वेश्चन सॉल्व करते हो आगे जाके। तो इनफैक्ट अब जैसे आप रिडॉक्स रिएक्शन का जो चैप्टर है उसका बुकलेट जब सॉल्व करोगे ना, तो बुकलेट में यू विल कम अक्रॉस मेनी सच क्वेश्चंस जिसमें यू विल फाइंड दिस फॉर्म ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो दैट विल बी लाइक अ नॉलेज पीस पिक्ड ऑन द गो। वो ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको यहाँ पे बैठ के एक लिस्ट ऑफ सॉल्ट्स बताऊंगा, उनके क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म्स बताऊंगा, ठीक है। वैसा एक रट्टा नहीं मारा जाता है कि ये लिस्ट है उसको रट्टा मार लो। These are points that you pick on the go only. तो था फर्स्ट चैप्टर में से भी जैसे होमवर्क देते हो वैसे मार्क करके क्वेश्चंस दे देना ना, जितने भी हमें करना चाहिए। कर तो तुम सारे ही सकते हो करने अभी में कौन तो सा problem सारा नहीं है। करने का टाइम JEE लेवल जो का ज्यादा सिखाया नहीं होता। इम्पोर्टेंट वाले हैं और KPI में काम आ जाएंगे तो हाँ। करके दे। तो भाई मैं कह रहा हूँ ना KVY के लिए अभी तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो यू प्रैक्टिस दीज पेपर्स ओनली। आर यू गाइस नॉट प्रैक्टिसिंग द पेपर्स KVPY के? अभी तो जब से डेट गई है सब कर लिया 10 का आधा। टाइम नहीं मिलता। हाँ, तो अगर आप देखो प्रैक्टिस भी कर रहे हो ना, तो डोंट गो अबाउट सॉल्विंग अ लॉट ऑफ JEE एडवांस्ड का यू नो थिंग्स, बिकॉज दैट विल एंड अप टेकिंग अ लॉट ऑफ योर टाइम। रादर जो KVPY डेडिकेटेड कुछ मटेरियल हैं उनके क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे तो इट वुड बी बेटर फॉर यू, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ में एक शेयर करता हूँ, वैसे तो ये आप लोगों के पास भी अवेलेबल हो गया ना, प्रीवियस ईयर बुक्स है कि नहीं अवेलेबल, प्रीवियस ईयर पेपर्स के पेपर्स हाँ। अवेलेबल ऑनलाइन। पेपर्स अवेलेबल है ना, तो उसी को पहले आप एक पिछले 5 साल के 10 साल के पेपर्स फॉर श्योर आप पहले कंप्लीट करने की कोशिश करो, ठीक है। हाँ सर। फिर उसके अलावा भी आ जाते हैं ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन बैंक्स। मैं ढूंढता हूँ मेरे रिपोजिटरी में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा, मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ में। ठीक है, चलो इनका बताओ।
ये तो काफी इजी दिख रहा है। क्या आ रहा है थर्ड वाले का? A. ऐसा है। ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। Yes. Size will be inversely related to the atomic number. Fourth वाला, which is of the following is C. planar and non-polar? C. Correct. तो इसमें आप लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया that XCF4 का स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर आता है। So it is planar as well as non-polar. The oxidant which cannot act as a reducing agent. ClO2. Cannot act as reducing agent मतलब can't undergo oxidation, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट में रिएक्ट करना मतलब खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो पा रहा है, राइट। तो वैसा कौन सा केस होगा? अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे सल्फर इधर +4 है, नाइट्रोजन +4 है, कार्बन +4 है, CO2. क्लोरीन +1 है, राइट। सो कांट गो अंडरगो ऑक्सीडेशन मतलब ऑलरेडी इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। CO2. ये तो अब आपको समझ में आया आंसर क्या होगा। तो ऐसे भी देख सकते हैं कि SO3 ClO3 एग्जिस्ट करता है, तो सिर्फ NO3 नहीं एग्जिस्ट करता है, N2O5 एग्जिस्ट करता है, बट हाँ राइट। मतलब इसका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, इसका +5 पॉसिबल है, क्लोरीन के तो और भी हायर प्लस में जा सकता है, बट कार्बन +4 के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। ये वाला ट्राई करो।
कैसा समझ में आ रहा है? जो हमको चाहिए उसमें लाइक 4 को हमको रिवर्स कर देना है, लाइक B2H6 चाहिए ना अपने को लेफ्ट हैंड साइड पर, यहाँ पे राइट हैंड साइड पर है, तो 4 को रिवर्ट कर देना है, ठीक है। देन 1 ऐड कर देना है क्योंकि B2O3 अपने को चाहिए ऑन द राइट हैंड साइड, तो ये एज इट इज ऐड हो जाएगा। फिर रहा सवाल H2O का, राइट, तो 3H2O गैस अपने को चाहिए है ना, तो यहाँ पर आप H2O गैस तो +3 टाइम्स 3 करोगे एंड H2 +3 फॉर्म टाइम्स 2 करोगे, राइट। तो होपफुली ये आपका बन जाना चाहिए, बी आता है आंसर सर। राइट। यही इक्वेशन से आ रहा है, मैंने इक्वेशन लिखी नहीं है बट मैंने से अलग से किया, हो गया, बी आ गया। करके देख लेते हैं फिर एक बार। ये हो जाएगा -36, माइनस माइनस नहीं, माइनस नहीं एक्चुअली, ये तो प्लस ही था, तो -36 -1273 +3 टाइम्स इन दोनों का सम, इन दोनों का सम कितना हो जा रहा है? 242 विद अ नेगेटिव साइन। कैसे से भी आ जाता है। ठीक है, समझ में आया ना कैसा करना था? मैनिपुलेशन ही है बस, आपको पेन चलाना है अच्छे से। ऑलराइट, इसका क्या आंसर रहेगा? A. कंसिडर अ रियल गैस। बोला जा रहा है कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिसअपियर हो गए, तो फिर क्या करेंगे अब हम? वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। नहीं, कंटेनर बोला हुआ है ना, कंटेनर मतलब वॉल्यूम तो फिक्स्ड है, दैट इज नॉट, एंड इवन द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द प्रेशर, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा ना। ये जो वॉल से कोलाइड करने वाला था, जो ये अट्रैक्शन एक्सपीरियंस कर रहा था, ये सारा अट्रैक्शन चला गया ना, दिस इज नाउ नो मोर, so it will strike, the molecule will strike with a greater momentum and hence the pressure would be greater, right? यस सर। Okay. बताओ इसका मतलब 8th and 9th का बताओ। डी होगा सर। यस सर डी। ओके, तो देखो HF ही होगा ना? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है, डिफर बाय H+, ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है, जो डेफिनेशन है ब्रॉन्स्टन लॉरी की, एसिड गिव्स H+ एंड बेस एक्सेप्ट्स H+, राइट। हाँ। तो अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? यहाँ पर बोला जा रहा है दैट HF conjugate acid of HF2 minus, मतलब HF2 minus behaves as what? Behaves as base, ठीक है। तो फिर क्या देगा? It will be accepting H+ ना, Yes. gives H2F2, तो ये H2F2 इसका conjugate acid हुआ ना, यस। right? समझ में आया?
मतलब आई होप ये तो आपका जूनियर क्लासेस का कॉन्सेप्ट है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो जैसे मैं आपसे पूछूंगा H2O एज एसिड, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है? फर्स्ट माइनस। करेक्ट। एंड H2O एज बेस का कॉन्जुगेट एसिड क्या है? हाइड्रोनियम आयन। H3O. H3O प्लस। H2CO3 एज एसिड का HCO3. कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? HCO3 माइनस, नॉट CO3 माइनस। एक ही H प्लस का डिफरेंस होता है, ठीक है? समझ में आया? हाँ सर। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो। C। SOC. Metal. ऐसा से ए का ऑक्साइड अल्कलाइन दे रहा है, यानी कि ए मेटल है, और बी का ऑक्साइड एसिडिक सॉल्यूशन दे रहा है, यानी कि बी इज हाईली लाइकली टू बी अ नॉन मेटल। नॉन मेटल। करेक्ट, राइट। मेटल ऑक्साइड्स बेसिक नेचर रहता है टिपिकली, एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर रहता है, ठीक है। अगला बताओ। आया इसका आंसर? यहाँ पर समथिंग समथिंग मेथड, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन भी डिफिकल्ट है इसका, होगा कुछ, बट ये क्या कह रहा है? इट इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम अ सॉइल सैंपल, as an estimation of actually nitrogen in soil sample, and ammonia evolved from 0.75 gram of the sample neutralize this much H2SO4। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना, यहाँ पर there is soil, right? Soil से अमोनिया आ रहा है, right? And that ammonia is reacting with H2SO4, right? To give the following reaction, NH4 H2SO4 actually, तो NH4 whole twice SO4 plus H2O, right? Now यहाँ पर अब अपन देखेंगे, ये बेसिकली NH4OH रहता है, अमोनिया डिजॉल्व्ड इन वाटर, है ना? सॉइल से निकला अमोनिया, अमोनिया को वाटर के साथ मिलाया तो निकला NH4OH, ठीक है। तो आप POAC लगा सकते हो ऑन
this thing. 1 मिनट देना मेरे को, just give it guys. हाँ, sorry guys. So why did you add water with ammonia? बैलेंसिंग दिखाने के लिए, मतलब मैंने एक्चुअली यहाँ पर ऐसा अमोनिया प्लस H2SO4 लिखा, राइट? तो ये NH4 होल ट्वाइस SO4 लिख देता या तो मैं, ठीक है, या तो ऐसा कर लेता, बट मैंने गलती से यहाँ पर H2O लिख दिया था। तो ऐसी आदत है ना, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, ये नहीं लिखता तो चल जाता, इसलिए फिर मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा, ठीक है। तो सॉइल से ये अमोनिया आ रहा है, करेक्ट? यस सर। तो अब कैन यू डिटरमाइन, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 10 ml और 1 मोलर, मतलब ये 0.01 मोल है, तो यानी कि अमोनिया कितना हो जाएगा? तो अमोनिया में नाइट्रोजन 0.28 ग्राम हो जाएगा, करेक्ट। तो ये 0.02 मोल हो जाएगा, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस नाइट्रोजन भी 0.02 मोल रहेगा। ठीक है, mass of nitrogen will be 0.02 into 14 grams. So percentage of nitrogen will be how much? तो A ऑप्शन 37.3, 0.28 divided by 0.75 into 100%, which is almost 1/3. तो दो ऑप्शन है पास पास, ए की सी। तो A आया। थोड़ा केयरफुली एनालाइज कर लेते हैं। ये यहाँ पर 0.25 होता तो 1/3 रहता, लेकिन उससे ज्यादा ही है। हाँ ठीक है, 0.28 ये ऑप्शन ही आंसर रहेगा, करेक्ट। देन अगला, क्या आंसर 11th वाले का? तो शायद D, सारे नहीं चेक किए बस ऐसे। Yes sir, D आया है, VX में। ओके, तो यहाँ पर आपको sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन चाहिए ना। U में तो sp2 लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लिखोगे CH2, अभी इसके पास कोई भी हाइड्रोजन है नहीं, यानी कि इधर भी डबल बॉन्ड होगा और इधर भी डबल बॉन्ड होगा, तो ये sp होगा। आप इनसे डायग्राम बना पा रहे हो ना, मतलब जैसे ये है हाँ सर। Yes sir, तो आंसर आ गया, B है तो मतलब D है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर एक और कार्बन है, फिर एक और कार्बन है, उसके पास हाइड्रोजन और क्लोरीन है। तो यहाँ से आपको ये वैलेंसी फुलफिल करने के हिसाब समझ में आएगा कि डबल बॉन्डेड है, राइट। तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा आपका, राइट। तो V एक ही ऑप्शन में, दैट इज D। तो 12 का है। Which of the following geometry is least likely to result from a trigonal bipyramidal electron geometry? ये बाकी के sp3d। T shape, like ये अपने देखे हुए ना, like ClF3 हो गया था, Yes sir। SF4 हो गया था, लीनियर XCF2 हो गया था। ट्राइगोनल प्लेनर मिलना मुश्किल है,
Why उसके लिए trigonal? lone Because pairs go lone pair with the go direct at action. equatorial position. position only, right? चलो ये वाला, this is more like, I don't know, आप लोगों ने पहले ऐसे out of ऐसे जीके पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा? ऐसा सब तो So ये नहीं C है था। क्या 13th वाला? A actually. दोनों ए और ये सी में कंफ्यूजन था भाई। तो ये CO2 अब्सॉर्ब करता है और O2 दे देता है कार्बोनेट बनाकर। इस तरीके से इसका कंबशन रहता है। अकेला सी कैसे होता है if it's used in oxygen cylinders? अकेला मतलब? Like C और B में confusion था but realize हुआ कि अकेला सी नहीं हो सकता because it's used in oxygen cylinders. हाँ हाँ, मतलब वो भी एक है कि ऑक्सीजन सिलेंडर में लिखा है तो ऑक्सीजन तो कुछ कर ही रहा होगा ना। वो है, ठीक है, ऑलराइट। और भी सर एक है? डाउट था, बोलो बोलो। जो हम P external dV लिखते हैं for work done minus P external dV, is it for only gases or for anything? फॉर एनीथिंग नो। जिस वो कंफर्म करना था, एक क्वेश्चन में आया था ग्राफाइट और डायमंड का, तो हाँ लिख सकते हो, फॉर एनीथिंग लिख सकते हो। नो, यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन का क्या आ रहा है आंसर? सर 14A है। क्या लिखा है? द इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन इज ग्रेटर देन बिटवीन, गेट द डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन that of NH3 because the atomic dipole and the bond सर ये होगा dipole ना? in the atomic dipole. What do you mean by atomic dipole? हम तो से लोन पेयर पूरा डायपोल लोन पे है ना? मतलब atomic dipole मतलब वो लोन पेयर का। हाँ तो yes, A option is what makes the most sense. That in NH3 they are pointing out towards the same direction, but in NF3 they oppose each other, right? Okay. बताओ इसका। ऑर्गेनिक में क्या क्या देख लिया आप लोगों ने KPY में? बहुत है सर, कैसे बताएं? तो जी मतलब जी इक्वेशन स्टार्ट कर देना, GOC खत्म हो गया। मतलब IUPAC हो गया, आइसोमेरिज्म हो गया, GOC हाँ हो गया। सर हो गया। अच्छा, और अभी ऐसे नेम हाइड्रोकार्बन रिएक्शंस वगैरह देख रहे होंगे। हाँ सर। B
क्या आ रहा है इसमें? gaseous mixture contains 3, total number of moles is 10 and total pressure is 10. The partial pressure of A and B are 3 and 1 atm respectively, right? Okay, तो यानी कि moles of A कितने हो जाएंगे? moles, अच्छा ठीक है, आपको actually and respectively, और क्या बोला जा रहा है? If C has a molecular weight of 2 gram per mole, तो the सीधा weight C of, का मोल फ्रैक्शन ले सकते हाँ तो यहाँ पर partial pressure of C is equal to mole fraction of C into total pressure. तो ये Yes. 6 is equal to m by 2 upon m by 2 plus 3 plus 1, है ना? तो इनके टोटल मोल्स तीन दिया है 10. टोटल मोल्स एक्चुअली 10 दे दिया है एक्चुअली, करेक्ट, इनटू 10 तो 12 ग्राम आ रहा है, ठीक है। 16th का डी आ तो D डी आ रहा है यहाँ पर 16th वाले में, मिक्सचर ऑफ O2 एंड Y are in H2B ratio has a mean molecular mass of 40. What would be the mean molecular mass if the gases are mixed into B/A ratio? Okay, यानी कि A into 32 plus B into 80 upon A plus B is 40, और पूछा जा रहा है that B into 32 plus A into 80 upon A plus B कितना होगा, right? यस सर। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको, यहाँ से A बाय B का वैल्यू या B बाय A का वैल्यू कंप्यूट करके इधर पुट कर देना होगा, मतलब A को B के टर्म्स में निकाल कर, तो यहाँ पर से आ जाएगा आपका 40B इज इक्वल टू 8A, 5B इज इक्वल टू A, इसको यहाँ पे आप पुट करोगे 72 आ रहा है, ठीक है। तो मैंने तो सीधा सीधा ये कर दिया कि पहले जितना 32 के क्लोज था उतना 80 के क्लोज होगा, तो अप्रोक्सीमेटली 72 के आसपास ही आना चाहिए था, 72 ऑप्शंस में दिया। ठीक है, that's a good way of thinking, but then 62 72 दोनों को देखना पड़ेगा ना। या तो वो थोड़ा सा और दूर होता तो वो ज्यादा श्योर। ठीक है, इसका बताओ। बॉइलिंग पॉइंट। तो ये अभी तो ऐसे आंसर याद नहीं है, बट देन ये TWT में पूछा हुआ है। बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए ना सर, बिकॉज नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे। सी होना चाहिए ना।
अगर H2O लीनियर हो गया तो मतलब नॉन पोलर हो गया ना. Okay. Yes. Then how will the solubility हाँ. of polar compounds will get explained? High boiling point of water is वो तो जो मुझे कह रहे हो वो तो हाइड्रोजन आइस की बॉन्डिंग वो बात हो गई. एनीवेज हो जाएगा. वो तो आइस की बात होगी. ये तो होगा ही सही ना. हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसकी वजह से हाई बॉइलिंग पॉइंट भी होगा. एंड डेटिव बॉन्ड नहीं बना ही सकता बिकॉज लोन पेयर है. द वन व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इज द सॉल्युबिलिटी. अच्छा, इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग से बॉइलिंग पॉइंट एंड वाला इफेक्ट नहीं होगा ना कहीं पर भी? मतलब इंट्रा से यू कैन से कंपेयर्ड टू इंटर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा ना. तो अगर कहीं पे सिर्फ इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग है तो वो कुछ भी अफेक्ट ही नहीं करेगी ना बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट. मतलब तुम ऐसे एब्सोल्यूट वे में पूछना चाह रहे हो. तो ये कोई तो टेस्ट के भी की में दिया हुआ था शायद अभी अभी, तो वो कंफर्म कर. मतलब अफेक्ट तो तुम ऐसे बोलोगे ना कि कंपैरिजन में, मतलब किसी के कंपैरिजन में. सर आई थिंक अभी जो टेस्ट हुआ था उसी के की में ये लिखा हुआ था, या कोई तो अभी रिसेंट टेस्ट में. क्या क्या इंट्रा लिखा का है? इंट्रामोलिकुलर यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ नहीं, मैं यहाँ ऐसे तो इन जनरल पूछ. अच्छा. मतलब कंपैरिजन में करोगे तो बता पाएंगे ना कि मतलब कम होगा कि ज्यादा होगा. सर उसमें ट्रू और फॉल्स या समथिंग था एंड मतलब चूज करना था मल्टीपल में, एंड उसमें दिया था कि इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग कैन नॉट बी गिवन एज अ रीजन फॉर चेंज इन ये मेल्टिंग पॉइंट और. हाँ मतलब इंटर को ही देना पड़ेगा. इंट्रा से तो हम लोग नहीं एक्सप्लेन करेंगे. So if in this question it was intramolecular, then फॉर्मेशन ऑफ इंट्रा मतलब होता ही नहीं है ना. मतलब लाइक द पॉइंट इटसेल्फ, द स्टेटमेंट इटसेल्फ विल बी इनकरेक्ट. दैट डज नॉट हैपन. ठीक है. ओके देन और देखते हैं. इसमें बताओ क्या रहेगा. क्या आ रहा है 18th का. सी. तो N2 में ऊपर तो सिग्मा 2 पी जेड होना चाहिए था. पाई, मतलब N2 का कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहता है. सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s sigma 2s sigma star 2s then pi 2px pi 2py है ना. एंड एंड देन सिग्मा 2 पी. सिग्मा 2pz रहता है. ठीक है. उसके बाद में यू हैव पाई स्टार 2px
pi star 2py and then sigma star 2pz. ये this is for N2 and O2 के केस में कैसा रहता है? O2 के केस में this changes a bit. यहाँ पर ये फ्लक्चुएट कर जाता है sigma 2pz and pi 2px and pi 2py इतना रहता है. ठीक है. अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? The electrons are removed from. तो यहाँ पर तो इसमें से एंड यहाँ पर इनमें से, तो कोई सा भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है. सेम है सिग्मा करो तो मैच करेगा. ठीक है. 19th बताओ. सब बी एंड डी. हाँ ए. Yes. तो इसमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन बोला जा रहा है, यानी कि P is inversely proportional to V, है ना? तो ये तो डेफिनेटली गलत है. इस पे मैं थोड़ा सा सोचना चाहूंगा बिकॉज लाइक ये ओरिजिन पे मिला ओरिजिन रखा है का इन्होंने. सच होला, बाकी सब सही है. हाँ मतलब थोड़ा इसको डाउटफुल रखते हैं. सी ठीक है, पीवी कांस्टेंट रहेगा तो डी हो नहीं And- सकता क्योंकि यू कांस्टेंट है. टू चेंज हो रहा है. यू कांस्टेंट रहेगा तो ये भी गलत हो गया. तो एक ये ए और सी लग रहा है, बी ऑप्शन ही लग रहा है. कौन से गलत है वो मार्क कर रहा है. तो कौन से गलत है? सब बेरी है. ओह सॉरी, बी बी. ठीक है. सबसे पहला वाला डाउटफुल क्यों लिखा? ओरिजिन पे नहीं जाना चाहिए था. अच्छा हाँ. ये यहाँ का पार्ट डॉटेड लाइन बनती है टिपिकली, बट ठीक है. अब मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढते हैं हम लोग. ऑल ऑफ द अबव. करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव रहेगा. यहाँ पर सबका ही गलत है. यहाँ पर इनको देन वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ.
So A. हाँ सर ए आ रहा है। यहाँ पर एक HH का बॉन्ड होगा, एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा, ये रिएक्टेंट हो गए, है ना। और प्रोडक्ट साइड में कितने हो जाएंगे? प्रोडक्ट साइड में यू विल हैव 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन bonds and 1 oxygen single bond oxygen, right? So 438 plus 498 minus 2 into 464 and minus of 138. तो कितना आ रहा है ये? -130। ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। पायरोफॉस्फेरिक एसिड का क्या होगा? H4P2O7, ये बेसिकली OH डबल बॉन्ड OP डबल बॉन्ड OH, ये होना चाहिए इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब आपको नहीं पता था अभी पायरोफॉस्फेरिक एसिड का स्ट्रक्चर, आप बाद में जब पढ़ते हो पी ब्लॉक वगैरह में तो उसमें देखने को मिलता है ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, तो अगर एग्जाम में पायरोफॉस्फेट। स्ट्रक्चर नहीं पता था क्या करेंगे? थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, कुछ गेस वर्क करना पड़ेगा आपको। अब जैसे ये पायरो जो होता है ना, पायरो वर्ड का एक्चुअली हिंट होता है कुछ इस तरीके से दैट यहाँ पर से ये H3PO4 था, फिर एक और H3PO4 होता है, ठीक है, और इनमें से एक वाटर बेसिकली उड़ा देते हैं, ठीक है, -1 वाटर। तो जो बचता है उसको हम लोग पायरो, पायरो मतलब ऐसे फायर से हीटिंग अप करने से ये रहता है। अब वही प्रॉब्लम है ना कि आपको कितने ऐसे कंपाउंड्स के लो स्ट्रक्चर्स याद करने होंगे अभी के अभी, वो डिफिकल्ट हो जाता है एक साथ ज़्यादा। इसलिए विद टाइम जैसे जैसे लाइक आगे चीज़ें आती जाएंगी, जब आप पी ब्लॉक में फॉस्फोरस पढ़ोगे तो फॉस्फोरस के कंपाउंड्स और उनके स्ट्रक्चर्स स्टडी करोगे तो वहाँ पे आपको फिर इनके स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, ध्यान में रखने को मिलेंगे। अभी चलो मैंने हिंट दे दिया, तो बताओ। ट्वेल्व एंड 0। हाउ इसे मेनी 12 क्या और पूछा? सिग्मा एंड डी पाई 1 2 3 So 8 4 and 2. 5 6 8 and 7 2। 8 9 10 OH का 11 भी गिनेंगे ना? 12। OH भी तो OH गिनेगा ओ ना हाँ। एक्चुअली। yes. इन्होंने So एक्चुअली 12 and OH 2. नहीं गिरे, इन्होंने एक्चुअली ऑप्शंस OH डिजाइन करके नहीं करे। 1 2 12 and 2 है 3 ना। 4 5 6 7 8 So 12 and 2 बिटवीन है ना। फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन। अच्छा 12 एंड 2 है, एक मिनट। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ ठीक है, फिर 12 और 2 ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। अगला बताओ।
बी आ रहा है। इसका मेरे को सी आया। यहाँ पर metallic oxide has the formula Z2O3. It can be reduced by hydrogen to give free metal and water. ठीक है, तो Z2O3 plus H2 is giving free metal, that is Z, right, plus H2O, correct? 0.1596 grams इसका दिया हुआ है, एंड इसके लिए बोला जा रहा है 6/1000 grams, 6 milligrams, राइट? तो अब आपके पास में ऑप्शन है, या तो आप मोल कंसेप्ट यूज कर लो या इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट यूज कर लो, दोनों चलेंगे। सर इजीली बैलेंस हो रहा है ना 1 3 2 3। ठीक है, इक्विवेलेंस ज्यादा फास्ट है। तो ये 3/2 है, या तो वैसे कर लो। इक्विवेलेंस एक्चुअली ज़्यादा फास्ट है क्योंकि आपको मॉलिक्यूलर वेट्स वगैरह क्या करने तो यहाँ पे भी पड़ेंगे ही सही। 3/2, ठीक है। सर 3 ही आएगा ना, 3/2 कैसे? ओ 3 आएगा। जैसे 1 से 2 3। करेक्ट करेक्ट, माय बैड। तो यहाँ पर 0.1596 अपॉन 2Z plus 48 is equal to तो 6 H2 by and Z का ज्यादा जल्दी हो जाता है डायरेक्ट। 1000/3। तो यहाँ से Z का वैल्यू आ जाएगा, मोल्स अपॉन कोफिशिएंट इक्वल टू मोल्स अपॉन कोफिशिएंट। ठीक है, करेक्ट। तो एटॉमिक वेट ऑफ द, अच्छा नहीं क्वेश्चन, सॉरी। एटॉमिक वेट ऑफ मेटल ही पूछा ना। हाँ नहीं नहीं, मेरी गलती। ठीक है, देन 24 का डी। Yes sir, 2 together sir. maximum number of electron in a subshell that can have the following quantum numbers. तो basically 3D में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 10 आ सकते हैं ना। यस ठीक है, 25 का सर स्कूल में तो ये पढ़ाया था, पता नहीं उन्होंने इधर स्कैम किया कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद प्रेशर। हाँ मतलब ठीक है, दिस इज मोर लाइक अ पीस ऑफ नॉलेज फॉर यू। Sir, it D क्या है? actually extra pressure of pressure cooker softens the beans. नहीं, इतना कभी सोचा ही। it's not that. मतलब वो extra pressure can like make beans का हलवा if like you do it for a prolonged time, but when it's talking about cooking, तो it is because of temperature. तो इनफैक्ट ऐसा होता है ना that this you can relate in the following manner. ठीक है, कैसा रहता है, हम लोग ओपन वेसल कुकिंग के बारे में बात करते हैं। प्रेशर कुकर पे मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ओपन वेसल कुकिंग के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप मुंबई में हो जहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 atm, ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर रहता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो आप क्या करोगे, आप एक ओपन वेसल लोगे,
उसमें पानी डालोगे और उसमें आपने लेट्स से बीन्स डाल दिए। अब आप कितना भी हीट सप्लाई कर लो, टेम्परेचर 100 के ऊपर तो जा ही नहीं सकता ना, because after reaching 100, whatever energy you are supplying is going into vaporizing that water. तो बीन्स जो है वो 100 डिग्री पे कुक हो रहे हैं, है कि नहीं? शिमला में क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर या थोड़ा और ऊपर जाते हैं, लेह लद्दाख चल जाते हैं। लेह लद्दाख में क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मच लेस देन 180 m। तो जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो भी कम हो जाता है। तो लद्दाख में अगर आप जाओगे और ओपन वेसल में कुकिंग करोगे तो आप कितना ही हीट प्रोवाइड कर लो, कितनी ही लकड़ी जला लो, कितना ही चूल्हा जला लो, लाइक जो भी बॉइलिंग पॉइंट होगा वाटर का, से 90 डिग्री या 80 डिग्री जितना भी रहेगा, उसमें क्या होगा? आप जो भी हीट प्रोवाइड कर रहे हो वो कहाँ जा रहा है? वो वाटर को उड़ाने में चला जाएगा, वेपराइज करने में चला जाएगा। तो जो भी आपका बीन्स होगा वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही हीट अप हो पाएगा, उस पर जितना पक गया उतना पक गया। समझ में आया? क्लोज वेसल कुकिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं? क्लोज वेसल कुकिंग में व्हाट वी आर डूइंग इज, जो अंदर का, लाइक यू कैन थिंक ऑफ इट कि ये मेरा वाटर है ना, और दिस इज व्हाट इज एक्सटर्नल फॉर इट। ठीक है, जो ये एयर है यहाँ पर, दिस इज व्हाट इज एक्सटर्नल फॉर मी, फॉर द वाटर। ठीक है, सो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, प्रेशर ऑफ एयर इंक्रीजेस। ठीक है, तो दिस इज एज गुड एज सेइंग द एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर increases, this is what is external for H2O ना। लिड के बाहर क्या है उससे उसको मतलब नहीं है, लिड के अंदर जो एयर है उसका एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ना, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है पानी का। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में भी ग्रेटर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 120 150 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच सकता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। तो आप जो हीट सप्लाई कर रहे हो उससे टेम्परेचर और बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, हायर टेम्परेचर 120 150 पहुंच जा रहा है, तो योर बीन्स आर कुकिंग एट दैट हायर टेम्परेचर। समझ में आया अभी? हाँ सर। ओके चलो इसका आंसर बता दो।
क्या आ रहा है आंसर 26 का? डी आ रहा है। थर्ड डे। Okay. क्या लिखा आ रहा है यहाँ पर? Density in gram per liter of a 3.6 molar sulfuric acid solution, that is 29% H2SO4, right? So 1 liter solution ले लेते हैं अपन, ठीक है? V लीटर भी ले सकते हो, राइट? तो वे लेटर में ज्यादा क्लियरली दिखता है क्या करें? तो V लीटर ले लो चलो। तो मोल्स ऑफ H2SO4 कितने हो जाएंगे? 3.6 V, राइट? मास ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा? 3.6 V into 98, 98 इसका एटॉमिक सॉरी मॉलिक्यूलर मास है ना? And 99% of food. right, mass of solution का 29% is mass of H2SO4, 3.6 into V into 98, तो इससे mass of solution आ जाएगा। Now density of solution will be mass of solution upon volume of solution, तो इससे आपका ये आंसर को आता है। साइड ले लो तो m into v आ जाएगा और लेटर को मिलीलीटर में कर लो। तो 3.6 into 98 into 100 upon 29, 29 and then units convert कर। right? तो ये आपको मिलेगा ग्राम पर लीटर में, है ना? तो आप यहाँ पर 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ml में आ जाएगा, 1.22 आ जाएगा, ठीक है? अगला बताओ। ए इसका ए आ रहा है। Yes. ये आ रहा है, ओके। ठीक है, यहाँ पर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, इधर कितना आ रहा है? फर्स्ट में 4, सेकंड में 3 और थर्ड में 5। हाँ सर। 5 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, ठीक है? और इसमें 3 आ रहा है। 2 आ रहा है, मतलब 2 into x plus 4 into -2 should be equal to -2 ना? तो x plus 3, सॉरी, हाँ, +3 आ रहा है इधर, इधर +4 आ रहा है, इधर +5 आ रहा है, ठीक है? करेक्ट। सेकंड में +4 कैसे?
एक ही सल्फर है ना, x plus 3 times minus 2 अच्छा is उसमें equal to ओके ओके, minus इसमें 2. मैंने गलत देख लिया सर। तो x is equal to plus 4 आ गया ना। Yes. अच्छा ये वाला बता दो। तो सब ब्लरी है। सर 28 में को अप्रॉक्स 0.3 एग्जैक्ट बताओ। इसमें मास कंजर्व करना है, वॉल्यूम नहीं यार। हाँ मतलब ये तो नहीं करा ना, मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.1 अपॉन 0.5 0.2, ये गलत हो जाएगा। V वॉल्यूम ऑफ जो सोल्यूशन है वो 100 प्लस 400 दैट इज 500 ml एक्चुअली नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर वॉल्यूम थोड़ा सा डेंसिटी से ही निकालना है ना मास लेके। करेक्ट, यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होगा, नॉट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, दैट इज नॉट फॉलोड। तो यहाँ पर आपका जो मास ऑफ सोल्यूशन आएगा वो 100 इंटू 1.5, ये पहले सोल्यूशन का हो गया, और वाटर जो है वो 400 ml का है और डेंसिटी 1 ग्राम पर ml रहती है, तो ये 550 ग्राम आ जाएगा। एंड आपको डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है 1.25 ग्राम पर ml, तो दिस implies that volume of solution comes out to be 440 ml। ठीक है, 550 divided by 1.25 that is 440 ml। ठीक है, एंड देन यहाँ से अब आप निकालोगे अबाउट द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, अच्छा तो 0.22 से आता है। मैं पहले वाले में वाटर था, मास ही भूल गया था, डायरेक्टली एस्ट्रो से।
ये आपका आंसर रहेगा। चलो ठीक है, एनीवेज अगले बताओ। So D. D. Screening of d electrons is less than p electron, ना? S greater than p greater than d greater than f, ठीक है। पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर था ना ये? सर इससे ज्यादा पीरियोडिक में हर चीज में इनका पुअर शील्डिंग दिया हुआ था, उससे ही चलो नेक्स्ट बताओ। तो सही। इसमें असेंडिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विफिकेशन कैसा रहेगा? यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ग्रेटर ए implies greater attractive forces, तो ज्यादा ही है। ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे मोर ईज ऑफ लिक्विफैक्शन। तो पी क्यू आर एस में आर का सबसे ज्यादा है, तो दैट इज गोइंग टू बी द इजीएस्ट, राइट। फिर उसके बाद में यू हैव पी, फिर एस एंड देन क्यू, करेक्ट। दैट इज योर बेस्ट गेस ओवर है। बेटर आंसर तो क्रिटिकल टेम्परेचर से आता, ठीक है। टेक्निकली द बेस्ट आंसर वुड हैव बीन फ्रॉम क्रिटिकल टेम्परेचर, बट अभी हमें गेस वर्क ही करना है। तो यहाँ पर ए, दैट इज द अट्रैक्टिव फोर्स व्हाट रिप्रेजेंट्स इज ए, तो उससे हम लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे, है ना। ठीक है। इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO2, इसके बारे में कमेंट करो। तो डिस्प्रपोर्शनेट मतलब दो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करेगा। करेक्ट। इसका एन फैक्टर निकालना बताया मैंने आप लोगों को कि नहीं बताया? डिस्प्रपोर्शनेशन के केस का अलग से नहीं बताया सर। मतलब जैसे ये, वैसे तो आप लोग सीखोगे जब वैसे जेई तो का फाइनल रहेगा। इनिशियल करके कर लेते थे, इसका अलग से नहीं, इसमें आपका बेसिक फॉर्मूला नहीं चलता। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे फॉस्फोरस कहाँ पर है? +1 से -3 एंड +3 में जा रहा है ना। हाँ। तो अगर मैं आपसे इसका एन फैक्टर पूछूंगा तो आपके लिए क्या आंसर होगा? +1 से -3 मतलब 4 का चेंज हो रहा है और एक एटम है, तो इसका एन फैक्टर 4 बता दोगे आप, राइट। अगर मैं आपसे इसका एन फैक्टर पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे? +1 से +3 जा रहा है, यानी कि कितने का चेंज हो गया? 2 का चेंज हो गया एक एटम में, ठीक है।
यहाँ पर you will not be able to use the definition. ठीक है, यहाँ पर जो ये n फैक्टर का फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है, आपको बाद में सिखाएंगे. That will be 1 upon n factor is equal to 1 upon n factor oxidation plus 1 upon n factor reduction. तो यहाँ पे अगर मैं आपके सामने अप्लाई करूँ, राइट, तो ये कैसा रहेगा? ऑक्सीडेशन मतलब +1 से +3 जा रहा है, यानी कि 2 का चेंज हो गया, एक एटम है. +1 से -3 जा रहा है, यानी कि 4 का चेंज हो गया और एक एटम, है ना. तो इनको अगर आप ऐड करोगे तो इसका n कितना आ जाएगा? 4/3. 4/3. ठीक है, implies equivalent weight क्या हो जाएगा? Molecular weight upon n factor, which is 3m/4. ठीक है, this is what disproportionation वाला case is. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको इक्वेशन दिया समथिंग लाइक दिस, H2O2 gives H2O plus O2. तो आप मुझे सबका n फैक्टर बताओ कितना रहेगा? What will be the n factor of all the species in this disproportionation reaction? So 2/3. नहीं, यहाँ पर आप देखोगे -1 से -2 और 0 में जा रहा है. अगर मैं इसका n फैक्टर पूछूंगा तो एक का चेंज है, एक एटम है. इसका n फैक्टर पूछूंगा तो कितना रहेगा? एक का चेंज और 2 एटम है. वो हाँ सर, मैं 2 ले लिया. ठीक है, राइट. बट इसका पूछूंगा तो स्पेशल फॉर्मूला लगेगा, because it is a case of disproportionation. So 1 upon n factor will be equal to 1 upon n factor oxidation plus 1 upon n factor reduction. ठीक है, कहाँ से आता है ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला एक्चुअली लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को फोर्स फिट करने से आता है. अपन जब जेई ट्रैक में करेंगे तो मैं बताऊंगा. तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये एक का चेंज और 2 एटम है. ठीक है, ऑक्सीडेशन के लिए -1 से 0 जा रहा है ना, तो एक का चेंज हो गया, 2 एटम हो गए. रिडक्शन के लिए अगर मैं सोचूंगा इसके बारे में तो -1 से -2 जा रहा है, यानी कि एक का चेंज और कितना एटम? 2. ठीक है, मॉलिक्यूल में जितना एटम है वो देखना है अपने को. तो यहाँ से n फैक्टर आपका 1 आ जाएगा. समझ में आया? यस सर. चलो एक और ट्राई कर लो. So what is n factor exactly? We got n is equal to 1, which means n फैक्टर represents, ठीक है, जो कोर डेफिनेशन होता है n फैक्टर का, it represents the moles of electrons given or taken by per mole of substance in the redox reaction. ठीक है,
अब वो डेफिनेशन इसके लिए होल्ड कर रहा है, इसके लिए होल्ड कर रहा है, बट इसके लिए नहीं होल्ड कर रहा है डेफिनेशन। यहाँ पे जो ये मैंने n फैक्टर निकाला है, दिस इज आई एम फोर्स फिटिंग द लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। इसके इक्विवेलेंट बराबर इसके इक्विवेलेंट बराबर इसके इक्विवेलेंट, वो फोर्स फिट करके ये फॉर्मूला निकाला जा रहा है। सो द डेफिनेशन डज नॉट होल्ड दैट मीनिंग ओवर हियर। तो एक का तो 1 into 1 ही रहना था ना, दोनों का 1 into 2 कैसे? नहीं, यहाँ पर H2O2 में इस कितने एटम्स हैं उसके? H, हाँ, इस H2O2 कंपाउंड में देखो आप, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, है ना, एंड व्हेन इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन तो -1 से -2 जा रहा है, यानी कि 1 का चेंज और 2 एटम, एंड यहाँ पर -1 से 0 जा रहा है, ऑक्सीडेशन में 1 का चेंज हो रहा है और अगेन यहाँ पे 2 एटम। अच्छा ओके फाइन। तो वो उसके ही एटम ले रहे हैं उसी कंपाउंड के अंदर। सर 5/3 आएगा I2 का। करेक्ट। तो यहाँ पर आयोडीन 0 से -1 और +5 जा रहा है, इसका इन फैक्टर पूछूंगा तो 1, इसका इन फैक्टर पूछूंगा तो 5। इसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर लाइक n फैक्टर ऑक्सीडेशन प्लस 1 n फैक्टर रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन वाले में 0 से 5 का चेंज है और 2 एटम है, 0 से -1 मतलब 1 का चेंज और 2 एटम है, तो इससे आप सॉल्व करोगे तो n का वैल्यू 5/3 आ जाएगा। ठीक है सर हम जो ये n फैक्टर निकालते हैं इट इज जस्ट फॉर मैथमेटिकल पर्पस ना, लाइक ये वाला वोंट होल्ड बाय द डेफिनेशन। यस, this is just for force fitting the law of chemical equivalence. हाँ। ठीक है, ऑल राइट, ये बता दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस केस में होगी? यहाँ पर तो होगी ही नहीं, A यहाँ पर भी नहीं होगी और यहाँ पर भी नहीं होगी, सिर्फ इसी में होगी ना। बाकी किसी में तो हाइड्रोजन है ही नहीं ऐसा जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ ऑक्सीजन के साथ में अटैच डायरेक्टली। ठीक है, 33rd एक्चुअली आपने ऑर्गेनिक में देखा है कि नहीं देखा है? yes sir. NO2 ग्रुप क्या शो करता है?
withdrawing. राइट। और NH2 प्लस एन। राइट। तो इस केस में मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट करके पढ़ाते हैं। ठीक है, याद है ये? अब एक्चुअली ये अगर आपने फास्ट पढ़ा है तो शायद आप लोगों को इतना नहीं क्लिक करा होगा। जब अभी आराम से जेई ट्रैक में जीओसी पढ़ोगे तो ये कराएंगे आपको अच्छे से डिटेल में। मतलब आप लोग इसको केमिकल बॉन्डिंग के तरीके से करने लग जाओगे जो अपन ने पढ़ा था, हाँ तो आपको इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जब आप डायपोल मोमेंट का कंपैरिजन करोगे ना, तो ये जो रेजोनेंस का एस्पेक्ट है, लाइक इलेक्ट्रॉन का विड्रॉइंग नेचर, इलेक्ट्रॉन का डोनेटिंग नेचर, ये सब बहुत मैटर करेगा। ठीक है, तो यू विल हैव टू रिफ्रेश दैट लर्निंग when discussing these examples. तो एट दिस पॉइंट तो इन्होंने थोड़े दिन में डेट नहीं दी, तो हमारा जेई ट्रैक में भी जीओसी हो जाएगा KPY। हाँ हाँ, 34th में C होगा। तो डी होगा ना। स्टेट फंक्शन। बट देन सी होगा तो वो फिर डेल्टा तो वो डेल्टा ही होना चाहिए, बट मैंने सोचा कि कोई एरर होगा। डेल्टा भी 0 ही हो जाएगा। आइसो ओ अच्छा, but delta V, the delta V is for the isobaric process, right? नो आइसोकोरिक। तो ना यहाँ पे तो जो अरे है but उसी के करेस्पॉन्ड करेगा। एंथैल्पी के लिए तो डेल्टा V isobaric होता है ना? If it's D, then you will say NCP delta T is NCV delta T. तो क्या कह रहे हो, क्या आंसर होगा? तो कुछ भी नहीं। I'm saying C, मतलब वो डेल्टा E होना चाहिए, but हाँ, डेल्टा E होना चाहिए, करेक्ट। H is equal to E plus PV, तो डेल्टा H is equal to डेल्टा E plus delta PV, which can be written as P delta V plus V delta P plus delta P delta V. तो यहाँ पे V डेल्टा P होना चाहिए ना, क्योंकि डेल्टा V 0 है। अरे डेल्टा H is a state function ना, तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। आइसोकोरिक बोला ना, तो आइसोकोरिक, अच्छा आइसोकोरिक बोला So but delta H तो state function ना। हाँ बट नहीं, बट मतलब डेल्टा H ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू, अरे तो कोई सा भी ऑप्शन नहीं है यार, वही तो सर, V डेल्टा डेल्टा P E होना चाहिए प्लस था ना। V डेल्टा P होना चाहिए, then it becomes a correct answer. ठीक है, यस। ओके। 35th उसका ए है क्या? सी होगा ना।
see. Yes, the threshold तक कुछ करने के लिए। करेक्ट। तो h न्यू माइनस h न्यू नॉट ऐसा रहेगा ना। तो जब तक न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी के जब आगे नहीं जाता तब तक काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगी ना। ठीक है, ठीक है, चलो कूल, इतना काफी है। अदरवाइज तो ठीक है, क्वेश्चंस का एंड नहीं है, और भी क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, बट बेटर है कि आप लोग अभी पेपर्स देने की प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, एंड जब आप पेपर्स वगैरह दोगे ना तो उसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो कि और भी आगे के चैप्टर्स के हैं, लाइक आयोनिक के पीएच कैलकुलेशन से रिलेटेड, सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड या काइनेटिक से रिलेटेड। बट वो जस्ट मॉक पेपर्स अगर आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो उसमें दिख जाएंगे अदरवाइज। लेकिन अगर आप पिछले PYQs निकालोगे पास्ट 10 years के तो उसमें यू विल हार्डली फाइंड सच क्वेश्चंस। Questions are primarily from the chapters that we have done in the physical part, and there will be questions from the organic part. उसके अलावा थोड़ा सा आप लोगों को जो 10th क्लास में आप लोगों ने केमिस्ट्री देखा है, राइट, उसका एक बैकग्राउंड रहेगा, तो more or less you will be able to see and do almost all the PYQs. ठीक है, तो आई वुड रेकमेंड, अगर आपने अभी तक PYQs नहीं सॉल्व करे हैं तो PYQs डेफिनेटली सॉल्व करो। ठीक है, Okay, sir. ऑलराइट। और किसी को कुछ पूछना है, एनी क्वेश्चंस? गैसेस स्टेट में डाउट था, बट वो ऐसे नॉर्मल जे के उस के टाइम पे डाउट था, अभी आपको भेजूं? हाँ हाँ बोलो ना। आपको व्हाट्सएप करता हूँ, एक सेकंड। तो गैसेस का तो अभी बंद करेंगे वैसे भी 5 से 7 के बीच में। रियल गैस वाला है क्या है? नहीं सर, रियल गैस नहीं। अच्छा, तो क्या है, अभी पूछ लो, कर लेते हैं एक क्वेश्चन में क्या जा रहा है। सर एक सेकंड। सर मैंने एक डाउट भेजा है जूम चैट पे, जो इसका आंसर मुझे लग रहा है गलत दिया है नीचे। तो एक एक करके लेते हैं। इसमें क्या डाउट है? तो इसका आंसर A और D दिया हुआ है, बट देन A समझ नहीं रहा है कि दोनों जगह एक कैसे होगा। 2 containers each containing liquid water as shown below. Given the vapor pressure of H2O liquid at 300 Kelvin and 350 Kelvin is correct, the final pressure in each container, the valve is opened. If the valve is opened while keeping the containers at the given temperature. सर तो दोनों कंटेनर्स में जो उनका ओरिजिनल था वही रहेगा ना, वो चेंज नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, बट ओपन करा हुआ है ना, तो टेम्परेचर तो मेंटेन किया है। टेम्परेचर मेंटेन किया है, करेक्ट, टेम्परेचर मेंटेन किया है, बट लाइक वॉल्व्स ओपन करें ना, वॉल्व्स ओपन करें तो पार्शियल प्रेशर जब तक इक्वलाइज नहीं होगा तब तक फाइनल प्रेशर नहीं आएगा ना। लाइक इक्वलाइज्ड प्रेशर होना चाहिए दोनों तरफ, तो होगा कुछ इस तरीके से दैट यहाँ से वेपर्स यहाँ पर कंडेंस होने लगेंगे। मतलब ऐसा हो जाएगा इवेंचुअली, यहाँ पे समझना कि वेपर्स बन रहे हैं, यहाँ पर भी वेपर्स बन रहे हैं, और ये मैंने ओपन कर दिया है, तो क्या होगा अब, यहाँ पर प्रेशर कितना था, 22 टॉर,
ठीक है, यहाँ पर था 40 टॉर, तो जब मैंने ओपन करा, ठीक है, व्हेन आई ओपनड, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वेपर्स जाने लगे, Yes, sir. और जब यहाँ पर ये आएंगे तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आके ये एक्चुअली कंडेंस होने लग जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर कम है, Yes, sir. वेपर्स कंडेंस टिल प्रेशर बिकम्स 22 टॉर ओनली। तो यहाँ पर Overall फाइनल हो जाएगा प्रेशर तो 22 होगा, ये वाई जो है वो खाली हो जाएगा पूरा, मतलब इसमें से लिक्विड यहाँ पे जाता जाएगा, यहाँ पे लिक्विड का लेवल कम होता जाएगा, यहाँ पर लिक्विड का लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक तो है, वो मैंने इवेंचुअली ये consider पूरा ही किया खाली हो था। जाएगा। वो सिर्फ ये था कि वाई में आफ्टर ऑल फिर टेम्परेचर के हिसाब से तो वही रहेगा का वो कॉन्फ्लिक्ट था, बाकी नहीं, वो consider किया। फिर ये इक्विलिब्रियम में खत्म हो जाएगा ना, Okay, sir. लिक्विड खत्म हो जाएगा इधर, यहाँ से पूरा लिक्विड उड़ के इधर चला जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, ये वीपिंग और क्राइंग वाला, वीपिंग एंड स्माइलिंग वाला, ये क्वेश्चन तो उसमें है ना, नीरज कुमार से उठाया होगा ना, खैर बहुत जगह है ये वाला क्वेश्चन तो। नीचे आंसर मुझे गलत आ रहा है। ये तो शायद तो booklet इसमें में ही था। the student of which row from the first will weep and smile simultaneously, मतलब दोनों गैसेस साइमल्टेनियसली रीच कर रही हैं। हाँ सर। ठीक है, यहाँ पे टीचर है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, रो 3, रो 4, रो 5, रो 6 and row 7, right? Releases N2O from the first row, यहाँ से N2O आ रहा है, एंड यहाँ से टीयर गैस क्या होता है, NO। सर मॉलिक्यूलर वेट molecular 176 weight दिया दिया है। directly 176। अच्छा, टीयर गैस कुछ और है, मतलब ठीक है, TG बोल लो उसको, टीयर गैस बोल लो। Will weep and smile simultaneously, तो ये कहाँ पर मिलेंगे वो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है, like if the distance between each of these is say x, Total each of the 6x. rows is x, तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6x हो गया डिस्टेंस, हाँ सर। है ना। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि ये कहाँ पर मिलेंगे, वो मीटिंग पॉइंट हमको निकालना है, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय N2O अपॉन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टीयर गैस will be equal to root of molecular weight of tear gas upon molecular weight of N2O. सर 2 आता है। ये 176 अपॉन कितना, ये 44, ये 2 आ रहा है। अब इसको मैं बोल देता हूँ y, तो ये 6x माइनस y आ जाएगा, है ना। हाँ सर। तो ये y कितना आ रहा है, 4x। 3y इज इक्वल टू 12x, तो y 4x के बराबर आ रहा है, तो फिफ्थ यानी रो ना। कि 1 2 3 4, राइट। तो पहली रो 1 2 3 4, यानी कि ये मीटिंग पॉइंट है एक्चुअली इसका। हाँ सर, नीचे आंसर डी दिया है, मुझे ए आ रहा था। Will weep and smile simultaneously. The students of which row from the first, नहीं फिफ्थ हो जाएगा ना ये तो। हाँ सर, एंड आल्सो N2O लाइटर है तो फास्टर ट्रैवल करेगा, तो BCD इमीडिएटली हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। करेक्ट, ठीक है।
हाँ सर. Sure. All right. Any other question? ठीक है then. All right. Thank you guys. Take care. Thank you sir. Bye bye.